बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 9 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज के इस व्लॉग में कुछ बहुत ही अहम खबरें हैं। एक तो हम आपको बताएंगे कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक तरफ शुरू किए हैं मुज़ाकरात और दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हुआ है कानून और इंसाफ का बलात्कार। जी हाँ, जब से मुज़ाकरात की बात शुरू की है, जो थोड़ी बहुत सांस आ रही थी सिस्टम में, उसको भी बंद कर दिया गया है। उसके साथ साथ हमने केपी मिनरल्स के ऊपर कुछ बहुत ही डिटेल के साथ रिसर्च की है और अब हम इस पोजीशन में हैं कि बहुत सारी जहतें खोल के आपके सामने रख सकते हैं, ओपिनियन देंगे अपना, किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे। 360 इसका आपको एनालिसिस देंगे। केपी चीफ मिनिस्टर की बात भी बताएंगे, केपी कैबिनेट की बात भी बताएंगे और कैबिनेट मेंबर्स की भी, और उसके साथ साथ बिल के अंदर क्या है वो भी बताएंगे। और फिर आपको ये भी बताएंगे कि क्या इस बिल के पास हो जाने से कहीं इमरान खान साहब की जेल लंबी तो नहीं हो जाएगी। बहुत बड़ी बात कर रहा हूं, लेकिन यकीनी तौर पर आपके सामने रखेंगे और फिर फैसला आप करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है। सबसे पहले चलते हैं जो मुज़ाकरात की बात है, लेकिन उससे पहले मैंने आपको याद करवाना है, मैंने आपको कहना छोड़ दिया है कि इस पर कमेंट किया करें या इसको लाइक किया करें, लेकिन जब आप ये करते हैं तो इंगेजमेंट बढ़ती है। इंगेजमेंट बढ़ती है तो जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट हमारे इन चैनल्स को बंद करवाना चाहती, उनके लिए काम मुश्किल होता है। इसलिए इसकी सब्सक्राइब करने वाली बात और इस पर कमेंट्स करने वाली बात और लाइक करने वाली बात मैं ना भी रिपीट करूं तो काइंडली ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि इससे मैसेज और रीच बढ़ती है, जिसको रोकने की भरपूर कोशिश की जाती है दूसरी तरफ से। अब आते हैं ज़रा मुज़ाकरात की तरफ। 20 तारीख को इमरान खान साहब से आखिरी दफ़ा ख़ानदान की, मतलब कि अलीमा खानम साहबा की मुलाकात हुई। दूसरे लफ्ज़ों में 20 तारीख वो आखिरी दिन था जब बाहर की हकीकी सूरत हाल इमरान खान साहब तक पहुंची और अंदर की हकीकी सूरत हाल हम सब तक बाहर पहुंची। उसके बाद अचानक से पाकिस्तानी मिलिट्री जनरल्स ने मुज़ाकरात का शोशा छोड़ दिया। अचानक आपने देखा कि अमेरिका से कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानी पाकिस्तान भेजे गए। आज के इस व्लॉग में वो हमारे हदफ़े तनकीद नहीं है। हम उन्हें क्योंकि उस पर बहुत तनकीद हो चुकी, बात हो चुकी, उनको साइड पे रखते हैं। सिर्फ हम आपको बताने के लिए कि ये सब कुछ क्या है, तो आप यही समझें कि वो गुड फेथ में आए होंगे बेचारे, या उन्होंने बेवकूफ़ी कर दी। जो भी आपने कहना है उनको ज़रा साइड पे रख लें। सिर्फ आज डिस्कस करते हैं कि मिलिट्री जनरल्स ने किया क्या। पहले तो मुज़ाकरात का शोशा छोड़ा, वहाँ से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को लाए, उसके साथ ही चीफ मिनिस्टर की मुलाकात हुई। उसके बाद चीफ मिनिस्टर भी मिलने गए थे तो बाहर जियो टीवी के ऊपर ये शोशा छोड़ दिया कि मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी इमरान खान साहब ने। फिर बैरिस्टर सैफ मिले, मुज़ाकरात की इजाज़त दे दी इमरान खान ने। फिर बाद में चीफ मिनिस्टर ने बताया कि ये झूठ है, कोई मुज़ाकरात के ऊपर बात नहीं हुई। फिर आपने देखा कि सबको ब्लॉक कर दिया गया और वहाँ पर आज़म सवाती साहब को जेल के दरवाजे खोल के मिलवा दिया गया। अब आज़म सवाती साहब हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम उन पर कोई तनकीद नहीं कर सकते। मैं तो ज़ाती तौर पर उनका बड़ा एहतराम करता हूँ। मेरे ख्याल में उन्हें ट्रैप किया गया और वो ट्रैप हो गए। उनकी शायद बुरी इंटेंशन ना हो, लेकिन वो ट्रैप हो गए, जिसकी वजह से उन पर फिर शदीद तनकीद हुई। जब वो जेल के अंदर गए, पहले तो उनकी मुलाकात का हो जाना और बाकियों का रोक देना, ये मानी खेज सवाल था। मुलाकात करके आके जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं। उन्होंने कहा कि अगली ईद से पहले इमरान खान हम सब के साथ होंगे। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने कहा है कि अगली ईद से पहले मैं आपके साथ हूँगा। फिर उन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने मुझे इजाज़त दी है कि मैं मुज़ाकरात करूं, और उन्होंने कहा कि अंदर इमरान खान बेहतरीन हालत में हैं। उन्होंने कहा मेरे चेहरे की मुस्कुराहट देख लें कि इमरान खान बहुत जल्दी बाहर आ रहे हैं। अब ये तमाम चीज़ें बहुत मानी खेज थीं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन पर बहुत शदीद तनकीद हुई और तनकीद जो है वो बहुत सारे लोगों ने की। मैंने जैसे कहा कि हमारे वो बुज़ुर्ग हैं, मैंने उनके साथ काम किया, हमने तो तनकीद नहीं की, हम ना ये जसारत कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने तनकीद की। उस तनकीद पर उन्होंने एक वीडियो मैसेज जारी किया जिसमें उन्होंने कुरान करीम पर हल्फ दिया, और जो मुझे समझ आई उस सारे मैसेज से, उसमें उन्होंने यही कहा कि इमरान खान ने उनको कहा कि वो जाके मिलिट्री के साथ, नाम उन्होंने कई जगहों पर नहीं लिया, लेकिन समझ यही थी कि आर्मी चीफ के साथ जाकर आप मुज़ाकरात करें। उन्होंने उसमें से यही एक इमेज या परसेप्शन उनके मैसेज में से निकली। बहरहाल उस मैसेज पर भी बहुत तनकीद हुई। उसके बाद आज सेनेटर अली ज़फ़र जो हैं
وہ بھی جا کر ملے اور ان کا بھی نام لسٹ میں نہیں تھا لیکن وہ بھی پہنچ گئے اور مل گئے اندر. دوبارہ میں یہ نہیں کہتا کہ سینیٹر علی ظفر صاحب ان کو کسی جنرل نے ملوایا. اگین ان کو بھی ٹریپ کیا ہو گیا, غالباً کیا ہوگا اعظم سواتی صاحب کی طرح, اور وہ بھی پھنس گئے ہوں گے. چلیں ایسا ہی کہہ دیتے. اب اعظم سواتی صاحب نے آج ایک اور ویڈیو میسج جاری کیا ایک لوکل ایسے چینل پر جسے پرو اسٹیبلشمنٹ چینل سمجھا جاتا ہے. اس چینل پر ان کا ویڈیو میسج آنا اٹ سیلف بہت سارے سوالات کھڑے کرتا ہے. میں تو ان کی نیت پر شک نہیں کر سکتا جیسے میں نے کہا, لیکن لوگ بہت ساری باتیں کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی. بہرحال وہ جو انہوں نے ویڈیو میسج دیا, اب وہ کنٹرڈکشن ہے اس میں بہت ساری, جو ان کا قرآن کریم پر حلف والا میسج تھا. اس میسج میں انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے انہیں کہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں. اس میسج میں جو آج ان کا سرفیس ہوا اس میں انہوں نے کہا کہ بیسیکلی انہوں نے عمران خان کو راضی کیا کہ مذاکرات کرنے چاہیے اور مجھے اجازت دیں. اب یہ تھوڑی سی فرق والی بات ہے, پہلے سن لیں اعظم سواتی کیا کہہ رہے ہیں. اے اللہ تیرا شکر ہے اس تباہ حال پاکستان کے اندر پوری ملت اسلامیہ کے اندر ایک ایسا لیڈر ہے جس سے ساری دنیا محبت کرتی ہے. لوگ خائف ہیں اس کی شہرت سے, اور اس لیے کوئی یہ برداشت نہیں کرتا کہ خان صاحب بات چیت کے لیے بھی تیار ہو. خواتین و حضرات, 2022 کے اندر بھی ہم نے اس کو مجبور کیا کہ وہ بات چیت کے اوپر تیار ہو. اس دن سے لے کر آج تک اس نے اپنے بات چیت کے دروازے بند نہیں کیے. میرے بات چیت کو ڈیل سے تعبیر نہ کریں. اس لیے میں آپ سب کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں کہ میرا لیڈر زمان پارک سے زیادہ جیل کے اندر خشاش بشاش ہے. اس بہادر لیڈر کو جھکانے کے لیے کوئی طاقت ابھی تک پیدا نہیں ہوئی. میں تو ہمیشہ کرتا ہوں کہ آؤ اس بزرگ کو جو اس کا ایک کارکن ہے پہلے اس کو جھکا کے دیکھو. اور میں ساری دنیا اس کے جو محبت اور اس کے چاہنے والے ان سے کہتا ہوں کہ نہ لیڈر تمہارا جھکے گا, نہ وہ ڈرتا ہے, اور نہ اس کی طرف سے کوئی ڈیل کر سکتا ہے. ہم نے عمران خان کو بات چیت کے لیے تیار کیا. ہم نے گزارش کی کہ پاکستان کی خاطر, آنے والی نسلوں کی خاطر آپ بات چیت کریں. بات چیت پر رضامندی کا اظہار کسی کمزوری کی علامت نہیں بلکہ یہ ایک بہادر لیڈر کا بڑا پن ہے. قوم اور ملک کی خاطر اتنی بڑی شہرت رکھنے والا یہ بہادر سپوت, بات چیت پر ہم نے اس کو آمادہ کیا ہے. اس لیے انشاءاللہ فتح ہماری اور فتح پاکستان کی خدا کے فضل سے ہوگی. پاکستان پائندہ باد. سن لیا آپ نے. اب آپ کو اگلی کنٹرڈکشن بتاتے ہیں. اب یہ اعظم سواتی صاحب کے بیانات کا تضاد تو سامنے آ گیا. اب آگے جو آپ کے سینیٹر علی ظفر ہیں, وہ جب جیل کے اندر جاتے ہیں, ملاقات کرتے ہیں, تو وہاں سے نکل کر بہت ہی انٹرسٹنگ یہ ایک عجیب اتفاق ہے کہ وہ سیدھا جو عورت کارڈ ایکسپرٹ آسمہ شرازی صاحبہ ہماری بہن ہیں ان کے ٹاک شو میں پہنچ جاتے ہیں, کسی اور کے نہیں. وہاں پر سب سے پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا والوں کو احتیاط کا دامن ہاتھ میں رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ انہوں نے ہی اعظم سواتی صاحب کو کہا تھا کہ جائیں اور مذاکرات کریں. اب ذرا غور کیجئے, سب سے پہلے اعظم سواتی صاحب ملے, قرآن کریم پر انہوں نے کہا کہ مجھے عمران خان نے ہی کہا تھا کہ جا کر مذاکرات کریں, جو مجھے سمجھ آئی. اس کے بعد اعظم سواتی صاحب کا میسج آتا ہے, وہ کہتے نہیں مجھے انہوں نے نہیں کہا تھا, میں نے خود ان کو کہا تھا کہ مجھے مذاکرات کرنے دیں. اس سے پہلے جو پریس کانفرنس تھی اس میں بھی یہی تھا جو جیل سے نکل کے کہی تھی کہ میں نے انہیں کہا کہ مجھے مذاکرات کرنے دیں اور اجازت دی. جن لوگوں نے ان پر کرٹیسزم کیا وہ سچا تھا مجھے نہیں پتا. انہوں نے تبصرے یہ کیے تھے جیل سے ملنے کے بعد کہ اعظم سواتی صاحب نے اجازت مانگی اور ان کو اجازت نہیں دی گئی. میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ میرے نہیں علم میں کہ یہ بات سچ ہے کہ نہیں ہے, بہر لوگوں نے یہ کہا تھا. اب سینیٹر علی ظفر یہ کہہ رہے ہیں بالکل ایک اپوزٹ بات کہ اعظم سواتی صاحب کو جو ہے وہ عمران خان نے تصدیق کر دی ہے کہ وہ مذاکرات کریں. اب یہ سب جو کنٹرڈکشنز ہیں یہ کسی جگہ پر فٹ بیٹھ نہیں رہی. پھر میں نے جیسے کہا کہ جیو نے کے پی سی ایم کے ملاقات کے دوران ہی جھوٹے ٹکٹس دیے, اس کے بعد ایک پورا ماحول بنایا گیا اور اس ماحول کو توڑنے کے لیے پھر ایک اور گیم کھیلی گئی. آسمہ شرازی صاحبہ, منیب فاروق صاحب اور مونا عالم صاحبہ, تینوں آپ ان کو عسکری یا پرو اسٹیبلشمنٹ یا پرو جنرلز صحافی کہہ سکتے ہیں. ان تینوں نے کہا کہ جی کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے, مذاکرات کی یہ منتیں کر رہے ہیں لیکن آگے سے کوئی بات نہیں ہو رہی. مونا عالم صاحبہ نے کہا کہ عمران خان کی بہنیں کہہ رہی ہیں پلیز مذاکرات کر لیں, آگے سے سخت جواب ہے. اب آپ اسٹریٹجیز ذرا غور کر رہے ہیں. سب سے پہلے ملاقاتیں بند کر دیں,
اس کے بعد اوورسیز پاکستانیوں کو لا کے شوشہ چھوڑا گیا مذاکرات کا. اس کے بعد چیف منسٹر ابھی ملنے گئے تھے تو کہہ دیا گیا باہر کے مذاکرات ہو رہے ہیں اور اجازت مل گئی ہے. اس کے بعد کہا گیا اعظم سواتی صاحب کی طرف سے کہ مجھے اجازت انہوں نے دی ہے. اس کے بعد قرآن کریم پر حلف دے کر انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں. پھر اگلا اعظم سواتی صاحب کا کہ انہوں نے نہیں کہا، میں نے راضی کیا ہے. اور پھر آخر پر جو آپ کے سینیٹر علی ظفر ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اعظم سواتی کے بیان کی تصدیق کی جاتی ہے. تو یہ جتنے بھی ورژن ہیں ان کے اندر بہت سارا تضاد ہے اگر آپ غور کریں، لیکن ایک چیز کامن ہے، جب سے مذاکرات کی بات شروع کی گئی ہے سانسیں اور بند کر دی گئی ہیں. جو ملاقاتیں تھیں وہ بند کر دی گئی ہیں. اگر مذاکرات شروع ہو رہے ہوں گے تو نیچرلی ایز آؤٹ ہوں گی چیزیں، نیچرلی ملاقاتیں ہونا شروع ہوں گی، نیچرلی کمفرٹیبل ہوں گے معاملات. لیکن جب سے مذاکرات کی بات شروع ہوئی ہے جو پہلے چل رہا تھا اس کا بھی سانس دبا دیا گیا ہے، گلا دبا دیا گیا ہے، مطلب کہ معاملات پہلے ہی خراب کر دیے گئے ہیں. اس پر نجم سیٹھی صاحب نے بہت ہی عمدہ تجزیہ کیا ہے. پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا، انہوں نے بڑی لاجیکل بات کی تو بڑے خوش ہوئے تھے. سیٹھی صاحب ہم بالکل بھی آپ سے ذاتی طور پر کسی قسم کی عداوت نہیں رکھتے. آپ اچھا تجزیہ کریں گے ہم اچھا کہیں گے، آپ برا تجزیہ کریں گے ہم برا کہیں گے، جو ہماری عقل میں آئے گا. انہوں نے ایک عمدہ تجزیہ کیا ہے، میں تو یہ کہوں گا انہوں نے چھکا مارا ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ جب یہ لوگ خان سے ملنے جاتے ہیں، کیونکہ وہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہوتی ہے، عمران خان نہ مذاکرت کے لیے ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، وہ ان کے حال دیکھتے ہیں. وہ ایک شعر ہے نا کہ نہ پوچھ کے کیا حال ہے میرا تیرے پیچھے، تو دیکھ کے کیا رنگ ہے تیرا میرے آگے. تو جتنے بھی دوست جیل میں پہنچتے ہیں پہلے تو عمران خان صاحب دیکھ کے مسکراتے ہوں گے کہ تم بھی اچھا. خیر، اس کے بعد وہ باتیں سنتے ہیں. نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ وہ باتیں سنتے ہیں، نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں، وہ بات سن لیتے ہیں. لیکن یہ جو دوست اندر جاتے ہیں کیونکہ ان کو ٹاسک دیا ہوتا ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا ورڈ انہوں نے یوز کیا. جنرلز تو وہ کہہ نہیں سکتے پاکستان میں، ظاہر ہے. انہوں نے کہا کہ وہ باہر آ کے جنہوں نے ان کی ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے ان کو کہتے ہیں کہ جی میں منع آیا ہوں خان صاحب سے. انہوں نے کہا کر لے مذاکرات. تو انہوں نے کہا کہ یہ کافی سارے لوگ، یہ سیٹھی صاحب کا تجزیہ ہے کہ یہ لوگ باہر آ کے غلط بیانی کرتے، عمران خان ان کو کچھ ایسا نہیں کہتے. تو میری جو یہ بات ہے میری بھی سمجھ آتی ہے، میری بھی بات کی قریب تر ہے کہ جب سے مذاکرات کی شرلی چھوڑی گئی ہے یہ اصل میں ایک ٹرک کی بتی ہے، اور یہ اصل میں حالات کو مزید تنگ اور ٹائٹ کرنے کی بات ہے. یہ اصل میں یہ جو مہینہ ڈیڑھ میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں، یہی ایک ڈیڑھ مہینہ ہے. یہ اپریل کے کچھ دن اور مئی کے پہلے 20 دن، اس کے بعد تو گرمی اتنی ہوگی احتجاج ہو نہیں سکے گا. تو صرف یہ ٹائم بائی کیا جا رہا ہے اگلے 35 دن 40 دن، اور اگر یہ ٹائم بائی کر لیا تو پھر یہ احتجاج جو ہے وہ خود ہی اکتوبر تک کہیں چلا جائے گا، سپٹمبر تک، اور پھر تب جب معاملہ آئے گا تب دیکھیں گے. تو اس لیے یہ سب شرلی تھی میرے خیال میں، یہ سب بے وقوف بنانے کی ایک ایفرٹ تھی، اور اس کے اندر جو پہلے تھوڑی بہت سپیس تھی اس کو بھی بند کر دیا گیا. اور کل رات جو علیمہ خانم صاحبہ اور ان کی دوسری بہنوں کو پتہ نہیں کتنی دیر پولیس کی گاڑیوں میں گھمانے کے بعد نیلا دلہ جو انٹرچینج ہے کلر کہار کے قریب، وہاں اجاڑ بیابان کے اندر ان کو چھوڑ دیا گیا وہاں پر. اور اگر یہی کام مریم نواز کے ساتھ کیا ہوتا تو ہماری آسمہ شرازی صاحبہ نے، دوسروں نے گلے پھاڑ لینے تھے، بین ڈال دینے تھے. انہوں نے بس سر میں ہاتھ مار مار کے دہائی دینی تھی ٹیلی ویژن کے اوپر کہ کتنی بڑی زیادتی کر دی ہے. لیکن اب سب خاموش ہیں کیونکہ عمران خان کی بہنوں کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. بہرحال ہمارا خراج تحسین جس لیول کی ریزسٹنس تینوں بہنوں نے دی ہے اور جس پروقار طریقے سے انہوں نے اس سارے معاملے کا جو ہے وہ سامنا کیا. اب اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں جو کہ ایکولی امپورٹنٹ ہے. وہ خبر ہے منرل بل اور عمران خان سے بات چیت. یہ اب ہم یہ بتائیں گے آپ کو کہ کیا جب تک منرل بل پاس نہیں ہونا عمران خان سے ملاقات ہو سکے گی. ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کچھ منرل بلز کے لیے ہے. یہ ہمارا انالیسس یہ ہے کہ جب تک یہ منرل بل پاس نہیں ہو جاتا، بھلے مذاکرات کا بہانہ بھلے کوئی اور بہانہ، عمران خان سے ملاقات ہو نہیں سکے گی. اس کے لیے تھوڑا سا ڈگ آؤٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ڈگ آؤٹ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو چیف منسٹر صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بھی لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں یہ غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں. اس منرل بل میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صوبے کے اختیارات کو کم کرتی ہو یا صوبے کے جو وسائل ہیں اس پر کسی اور کا قبضہ کرواتی ہو. یہ صوبہ ہمارا ہے، اس کے جو وسائل ہیں وہ یہاں کی عوام کے ہیں، اور ہم یہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. جو بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا ہم اس کو ناکام بنائیں گے. دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا کہ یہ بل بہترین ہے،
इसे फौरी पास होना चाहिए, डिस्कशन के बाद ऑफ कोर्स असम्बली के अंदर, और इसके ऊपर जो भी इस पर तनकीद कर रहे हैं वो बहुत ही बेहुदा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये उन्होंने कहा। उनका वर्जन है, अब तक बिल्कुल ईमानदारी से पहुंचना चाहिए जो हमने रखा। मैं इससे एग्री नहीं करता, लेकिन उनका वर्जन है, बहुत ही एहतराम के साथ मैंने आपके सामने रखा है। उनके वुज़रा सुहेल अफरीदी साहब हों या दूसरे दोस्त हों, वो भी यही कहते हैं कि बिल को पढ़िए, पढ़ने के बाद अगर कुछ गलत है तो बताइए, बिल बेहतरीन है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये हमारे वसाइल के ऊपर किसी और का कंट्रोल होगा या इस बिल के ऊपर जो लोगों के शकूक हैं वो गलत हैं। अब हम कुछ सवालात आपके सामने रखते हैं। आपको पता है कि चंद साल पहले हमारी हुकूमत में ही, अब तो 4-5 साल हो गए इस चीज़ को, जो फाटा के इलाके थे वो केपी के अंदर मर्ज हो गए थे। अब वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा के ही हिस्से हैं। और ये जो नया बिल आया, इसमें एक बड़ी खूबसूरत बात है, हम तो देख के हैरान ही रह गए जब हमने पढ़ा। इसके पेज नंबर 137 पर यह लिखा हुआ है कि जो ये मर्जर एरियाज हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर शायद बहुत सारे मिनरल्स हैं, शायद सबसे रिच हो वो मिनरल्स के अंदर वो एरिया, उन्होंने कहा है कि उसे केपी में फिलहाल तसव्वुर नहीं किया जाएगा। क्यों भाई? जब आप 4-5 साल पहले उसे मर्ज कर चुके हैं और उसके ऊपर कानून साजी भी हो चुकी, वहाँ डीसी भी चला गया, वहाँ की कौमी असम्बली की, सेनेट की सीटें भी रिकैलिब्रेट कर दी आपने, फंड्स भी वहाँ पर रेगुलर जाते हैं, सब वहाँ पर अब मामला नॉर्मल है। तो ये मादनियात के मामले में वहाँ पर कुछ चुटकी काट रहा है, क्या मसला है? क्यों उनको अब ये जो बिल है, ये इसका बिल के हिसाब से वो खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा नहीं है, या खैबर पख्तूनख्वा का जो कानून है वो वहाँ पर अमल दरामद नहीं होगा? ये तो समझ से बिल्कुल ही बाहर है। बहरहाल पेज नंबर 137 पर है कि 2030 तक, जी हाँ, 2030 तक मर्जर एरियाज के ऊपर ये बिल लागू नहीं होगा। उसके बाद देखेंगे मर्जर एरियाज को केपी के अंदर शामिल करना है कि नहीं। ये बिल्कुल लॉजिक के खिलाफ बात है, इसकी कोई लॉजिक नहीं है, इसकी कोई समझ नहीं। आगे चलते हैं, पेज 27 पर बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। उसमें कहा गया है कि कंपल्सरी एक्विजिशन, मतलब यह है कि अगर किसी की ज़मीन से कोई मादनियात निकली है और वो जाहिर है उसमें से हिस्सा उसका भी होता है, ज़मीन वाले का, और हुकूमत का भी होता है। अब उसकी मर्ज़ी उसने किसको लीज़ पे देनी है, जहाँ से उसको बेहतर रेट मिलेगा। लेकिन ये बिल ये कहता है कि अगर कोई लीज़ पर देने से चूं-चुरां करेगा तो कंपल्सरी, जी हाँ, कंपल्सरी एक्विजिशन करवा दी जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में ज़बरदस्ती उससे लीज़ लेके करवा दी जाएगी, जिसको हुकूमत चाहेगी या जो लीज़ लेना चाहेगा। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। अब आपको उस इलाके में तो पता ही है मामलात, पठान की ज़मीन हो, उसमें से मादनियात निकले और वो किसी को देना ना चाहे तो फिर तो वहाँ लड़ाई होगी। अगर कंपल्सरी ज़बरदस्ती उसकी लीज़ ली जाएगी, उसका भी इलाज सोचा गया है। उसका इलाज ये सोचा गया है, जो मैंने पिछले व्लॉग में भी बताया था, कि एक फ़ोर्स बनाई जाएगी, क्योंकि हालांकि वहाँ पर डीपीओ है, डीसीओ है, लेकिन ये काम उसके पास नहीं छोड़ा गया। उन्होंने कहा नहीं, हम एक स्पेशल फोर्स बनाएंगे। अब ये नहीं बताया गया कि उस फोर्स का ओवरऑल कैनवस क्या होगा, बजट कितना होगा, कितनी उसकी नफरी होगी, कौन सी। ये कहा गया कि उनके पास यूनिफॉर्म भी होगी, उसका एक डीजी होगा, वो कौन होगा, कहाँ से आएगा, उसका स्कोप क्या होगा, उसमें कितने लोग होंगे, उनके पास पुलिस के इख्तियारात होंगे, किसके होंगे, वो क्या गोली शोली भी चला सकेंगे, लोगों को फेंटा शंटा भी लगा सकेंगे। ये उसमें बिल इसके ऊपर मुबहम है, मतलब बाद में एग्जैक्टिव की मर्जी है, वो जिधर को मर्जी मोम की नाक मोड़ के ले जाए, इस फोर्स को जितना मर्जी बड़ा कर ले, छोटा कर ले, जालिम कर ले, मजलूम कर ले, कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो फोर्स बनेगी और अब ये नहीं पता कि बंदे शंदे मार सकेगी या फड़का सकेगी या कुट छुट चढ़ा सकेगी फोर्स या नहीं, ये हमें नहीं पता। अच्छा, एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें फैक्ट है, 50 करोड़ से अगर तो कम की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप जाएं केपी गवर्नमेंट से लाइसेंस वगैरह लें, और 50 करोड़ से कम अगर आप माइनिंग कर रहे हैं तो आप वहां माइनिंग शाइनिंग करें। लेकिन अगर आप 50 करोड़ से बड़े इन्वेस्टर हैं तो फिर आपको इन्वेस्टमेंट सिर्फ हुकूमती कंपनी के साथ करनी पड़ेगी। अब केपी में तो ऐसी कोई कंपनीज है नहीं। जब हमने गौर किया तो फिर हमें नजर आया कि AWT की आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट की बहुत सारी कंपनीज हैं, जैसे NLC वगैरह हैं, वो अब मैदान में आएंगी, और फिर जो भी बड़ा इन्वेस्टर आएगा, 50 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट करने आएगा, उसकी फिर कोऑर्डिनेशन करवाई जाएगी आर्मी वेलफेयर ट्रस्ट के साथ। मतलब वो उनकी
कोऑर्डिनेशन के अंदर, उनकी पार्टनरशिप के अंदर वो वहाँ इन्वेस्ट करेगा। छोटे मुर्गे खुद ही काम कर सकते हैं, बड़े मुर्गे आएंगे तो हमारे पास आएंगे अपना माल मुकदमा लेके और हमारे साथ वो काम करेंगे। अब हमने जब ये देखा बिल तो हमने लगा कि यार तनकीद बराए तनकीद नहीं करनी चाहिए, दुनिया में और भी बिल देखते हैं। तो मैंने और मेरी टीम ने और कुछ और दोस्तों ने थोड़ी सी रिसर्च की तो हमें पता चला कि सबसे बेहतरीन बिल जो है वो नॉर्वे का है। समंदर से तेल निकला था, नॉर्वे के लिए भी निकला था और बरतानिया के लिए भी, 1960 के इर्द गिर्द। बरतानिया ने क्या किया, उन्होंने कहा कि बस जी छड्डो, तेल निकल आया, मौजें ही मौजें करो। उन्होंने वो प्राइवेट सेक्टर को, BP वगैरह को उसके राइट्स दे दिए और कहा कि मैं टैक्स शैक्स दो और हम मौजें करें। और हमारा जो मेरा ख्याल मार्गरेट थैचर थी तब प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने कहा हमारा खर्चा वर्चा पूरा हो, जो डेफिसिट है उन्होंने उनको दे दिया। नॉर्वे ने उसके बरक्स अपनी एक कंपनी बनाई सरकारी और उन्होंने उसके लिए एक फंड बनाया फिर, और कहा कि जो पैसा वहाँ से आएगा उसको हम इन्वेस्टमेंट फंड के तौर पर इस्तेमाल करेंगे और लॉन्ग टर्म अपने मुल्क के लिए फ़ायदा करेंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे पैसा जो इसमें से प्रॉफिट आएगा, और उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो मुनाफा आएगा उसको अपने मुल्क के ऊपर लगाएंगे। आपके लिए हैरानी होगी कि 1999 के बाद UK की जो ऑयल से कमाई थी वो नीचे चली गई। नॉर्वे की इस वक्त सिर्फ वो जो फंड है, ऑयल की कमाई को छोड़ दें, सिर्फ वो जो उन्होंने फंड क्रिएट किया था और उसको इन्वेस्ट किया, री इन्वेस्ट किया, वो अब $1 ट्रिलियन से ऊपर चला गया है। दिस इज वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल इन द वर्ल्ड। अब हमें इस बिल में ऐसा कोई सिस्टम जो है वो कहीं नजर नहीं आया। फिर बोट्सवाना एक कंट्री है, छोटा सा, गरीब था बहुत। 1960-70 के अवाइल में वहाँ पर भी डायमंड जो आया, 1990 में उसके ऊपर बहुत सारा काम हुआ और उन्होंने डी बियर्स जो एक बहुत बड़ी कंपनी है डायमंड की, उनके साथ एग्रीमेंट किया 50-50 पार्टनरशिप। लेकिन पार्टनरशिप ऐसी है कि जो मुनाफा है उसमें से 80% बोट्सवाना को मिलेगा, मुल्क को, और सिर्फ 20% जो है वो डिबेयर्स लेके जाएगा, जिस कंपनी के साथ उनकी, जो दुनिया की मानी जानी कंपनी है डायमंड्स के अंदर, और उन्होंने उनको 20% शेयर उनको दिया। अब ये भी एक बहुत ही उम्दा मॉडल है। KPK में हमें ऐसा मॉडल भी कहीं नजर नहीं आया, क्योंकि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हमने आपको डायमंड यहां से लेके नहीं जाने देना, हम चाहते हैं वैल्यू एडेड, मीन आप सिर्फ पत्थर के तौर पर डायमंड को ना लेके जाएं, बल्कि यहीं सनत लगाएं, यहीं उसे तराशें, यहीं उसे पॉलिश करें, यहीं उसे फिनिश गुड बनाएं, क्योंकि असल मुनाफा तो उसके अंदर है, और फिर उसको एक्सपोर्ट करें और फिर मुनाफे में से 80% हमें दें। तो ये बोट्सवाना का बहुत ही बेहतरीन अरेंजमेंट है, इस बिल को भी देखना चाहिए। फिर चिले, जो कंट्री चिले है, उसके अंदर कॉपर है बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी अपना एक मॉडल बनाया हुआ है माइनिंग का, उसको भी देखने की ज़रूरत है। उन्होंने भी अपने कर्जे शर्जे सारे सेट हैं, उनके पास भी ज़्यादा कमाई माइनिंग से ही आती है और उन्होंने भी बेहतरीन अंदाज से उसमें से पैसा कमाया है, उनके भी सिस्टम को देख लेना चाहिए। फिर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया का भी माइनिंग का मॉडल है, उसको भी देखना चाहिए। दुनिया में और भी होंगे, हमने तो ये 3-4 देखे, लेकिन इन तमाम मॉडल्स के अंदर इस चीज़ को मलूज़े खातर रखा गया है कि लोकल जो कंट्री है उसको क्या फ़ायदा है, जहाँ से ये सब कुछ निकल रहा है उनको क्या फ़ायदा है। मुबहम नहीं है, ऐसा नहीं है कि बस चोरी छुपे जो है वो जो मर्जी कर लो और मोम की नाक जिधर मर्जी। बिल्कुल उन्होंने स्पेसिफिकली बताया कि जो निकलेगा उसमें से मुनाफा कितना होगा और वो मुनाफा किस किस को मिलेगा। यहाँ ये बिल मुकम्मल तौर पर साइलेंट है, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। इसलिए अच्छा चले, अगर आप इतना कंप्रीहेंसिव नहीं कर सकते तो आप कोई मेजर टैक्स ही लगा लें कि जो भी यहाँ से निकलेगा सूबा कम अज़ कम इतना टैक्स लगाएगा, उसकी इंटरनेशनल मालियत निकाल के उस मादनियात की इतने % उस पर टैक्स लगेगा। कम अज़ कम सूबे के जो हकूक हैं वो वाजे नजर आ जाए कि कितना होगा। वेल एडेड प्रोजेक्ट और वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट तो चलें, वो बात की बात है। अच्छा जी, फिर इसमें एक टर्म यूज की गई है बिल में कि स्ट्रेटेजिक जो ज़खायर होंगे या मादनियात या मिनरल होंगे जहां पर, वो उसको स्ट्रेटेजिक साइट डिक्लेयर कर दिया जाएगा और वफाकी हुकूमत या हुकूमत पाकिस्तान उसको टेक ओवर कर लेगी। अब ये नहीं बताया गया कि अगर कहीं पर फ़र्ज़ करें कॉपर के 98% ज़खायर हों, अब कॉपर तो स्ट्रेटेजिक ज़खायर नहीं है, किसी और धात को, किसी और मिनरल को स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर किया जाए जो वहाँ 1% हो, लेकिन इलाके पूरे के ऊपर हम कब्जा कर लें कि ये स्ट्रेटेजिक है। अब उसमें कोई परसेंटेज डिफाइन नहीं है कि ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ जो है मिनरल्स के अंदर, ये चौधरी साहब कब और कैसे डिफाइन करेंगे और कब और कैसे इसकी हद लगाएंगे, कोई नहीं बताया गया। यहाँ भी बिल मुकम्मल तौर पर मुबहम है। अच्छा जी, फिर अब अगला सवाल आता है कि ये बिल आया कहाँ से, ये लिखा किसने, कहाँ से आए हैं ये झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, मतलब ये लिखा कहाँ से गया। तो जब हमने इसकी पूरी रिसर्च की तो पता चला
कि 10 फरवरी को नाम है इनका डॉक्टर नवाज विर्क। जी हाँ, ये डीजी हैं मिनरल्स और जो फेडरल मिनिस्ट्री है पेट्रोलियम की, उसमें ये काम करते हैं। उनका एक लेटर हमारे सामने आया, हो सकता गलत हो। उस लेटर के अंदर वो तमाम सूबों को ये लिखते हैं कि ये अच्छे बच्चे बन के तमाम लोग मिनरल्स की ये काम पॉलिसी बनाना चाहते हैं। जाहिर है मिनरल्स मादनियात को SIFC के अंदर लिया हुआ है, तो ये इसके जो हैं वो ख़ास फीचर्स हैं, इनको रख के ज़रा काम करें। तो अगर हम बिल को देखें तो वो जो उन्होंने गालिबन कोई 141 या 140 या 139 पेजेस का जो उन्होंने लेटर भेजा है, वो लेटर और उसके साथ बिल के मंदरजात वो तकरीबन उससे मिलती जुलती चीज़ें सारी की सारी या वही चीज़ें आपको खैबर पख्तूनख्वा के बिल में नज़र आती हैं। तो दिस इज़ अ मेजर डेवलपमेंट। ये भी पता चलता है कि इसकी इनिशिएशन कहाँ से हुई है। इसकी इनिशिएशन या तो खैबर पख्तूनख्वा से होती तो हमें समझ आती, ये भी बाहर से हुई। अब हमारा तज्जिया आखिर पर, जाहिर है इस पर बहुत गुस्सा आएगा जो मैंने सेगमेंट किया। हमारे KPK में बहुत सारे दोस्त कहेंगे आप तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, किसी की नीयत पर शक नहीं कर रहे। तमाम मुहिब वतन हैं, तमाम हमारी पार्टी से भी ज़रूर लॉयल हैं, तमाम KPK के लोगों से भी ज़रूर लॉयल हैं। किसी के दिल में मुझे खदशा नहीं है कि आप में कोई भी बेईमान है। मैं नहीं कह रहा कि आप इसमें जानबूझ के कुछ गलत कर रहे हैं, लेकिन मैं आपकी खिदमत में हाथ बांध कर ये अपील कर रहा हूं कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ये बहुत महंगी चीज़ है। हमारे मुल्क की किस्मत बदल सकती है आने वाले दिनों में। हम फकीर से बादशाह बन सकते हैं, हम पैसे लेने की बजाय देने वाले बन सकते हैं। इसको बहुत ही मोहतात तरीके से करने की ज़रूरत है। मैं बिल्कुल आपकी किसी भी इंटेंशन पर शक नहीं कर रहा। ये मेरे वीडियो का जो आखिरी हिस्सा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये ना कहिएगा तनकीद के नश्तर चला दिया, आपने अपोज कर दिया, नहीं। ये मैंने सवालात उठाए हैं जो एक पाकिस्तानी शहरी के नाते मेरे हक हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक अदना वर्कर के नाते मेरा हक है कि मैं सवालात उठाऊं। तो मेरी आपसे गुजारिश है, 10 गुजारिश है कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड मामला है, इसको हम इतनी जल्दबाजी में और उजलत में ना करें। मुझे ये लगता है, ये मेरा तज्जिया एंड आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग, कि ये एक इंटरनेशनल लेवल की बात है जिसके अंदर जो पाकिस्तान के जर्नल्स हैं वो बाहर डील ऑफर कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं इसको छोड़ देते हैं कि आप आए मादनियात लें, बाकी बातें छोड़ें, इंसानी हकूक, फ्रीडम ऑफ स्पीच, इन बातों को ज़रा छोड़े। ये देखिए हमारे पास क्या कुछ है। जैसे छोटे बच्चों को टाफियाँ दिखाता है कोई, या आप देखें ना एमरल्ड्स और ये सब कुछ जो मैंने आपको 17 रेयर जो मिनरल्स बताए हैं जिनके पीछे पूरी दुनिया में सारी सुपर पावर्स जा रही हैं, उन्होंने कहा ये देखिए हमारे पास है। जैसे जादूगरी करते ना, ऐसे मुट्ठी खोल के दिखाया है कि क्या क्या चमकदार चीज़ें मेरे पास हैं, ये लीजिए आपको ये देते हैं। छोड़ें इमरान खान को, छोड़ें बाकी बातें, ये क्या कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस बिल को मेरी बहुत ही, ये नहीं कि मैं आपको बददियानत कह रहा हूँ या आपकी इंटेंशन को बुरा कह रहा हूँ, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर ये जिस तेज़ी से सब कुछ चौधरी साहब करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब जनरल साहबान, मेरी आपसे गुजारिश है कि इस बिल को फ़िलहाल डिले कर दें। इमरान खान साहब जेल से निकलें तो इस बिल को किया जाए, और जेल में भी उनको पूरी तरह से पता नहीं चल सकेगा। जब वो निकलें तो इस बिल को पास किया जाए। ये मेरी अपनी राय है। मैं ज़ाहिर है KPK का सिटीज़न नहीं हूँ, मेरे उतने राइट्स नहीं हैं जितने आपके हैं, मैं ये मानता हूँ। मैं सिर्फ राय दे रहा हूँ, इस पर गुस्सा ना कर लीजिएगा। तो मैं सिर्फ अपनी राय दे रहा हूँ कि इसको रोक लें। और मेरी जो राय है बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि हो सकता है मेरी पुअर असेसमेंट हो कि अगर ये बिल पास हो गया तो इमरान खान साहब का जेल में रहना शायद लंबा हो जाए। ये मेरा ख्याल है, ये मेरा तज्जिया है। आई कैन बी कंप्लीटली रॉन्ग। और मेरे ख्याल में अगर इस बिल को इमरान खान के बाहर निकलने के साथ जोड़ दिया जाए तो 2 फ़ायदे होंगे। एक, शायद इमरान खान जल्दी बाहर निकल आए, और 2, शायद कौम के लिए इमरान खान जो है वो एक बेहतर डील ले सकें और एक ट्रांसपेरेंट डील ले सकें और एक ऐसी डील ले सकें जो आने वाले वक्तों में हमारी कौम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकती है। अब अगली खबरों की तरफ चलते हैं। ये 2 चीज़ें बहुत लंबी हो गई। क्विकली मैं आपको ये बता देता हूं कि जाफ़र एक्सप्रेस, जिसमें हाल ही में दहशतगर्दी हुई थी, ज़रा चेक करें हमारी किस्मत। उस जाफ़र एक्सप्रेस में, अब हमने तो ये खबर सोशल मीडिया पर देखी है, आपके सामने रखते हैं। आजकल खबरों का भी पता नहीं चलता दुरुस्त हैं गलत हैं, लेकिन बहरहाल अब मुबैना तौर पर यह पता चल रहा है कि उसके अंदर स्मगलिंग का सामान पकड़ा गया है। ज़रा चेक करें। अब जाहिर है इस सारी की सारी जो ये दहशतगर्दी हुई, इसके बाद तो उस ट्रेन की बहुत ही भरपूर सिक्योरिटी होगी। अगर उस भरपूर सिक्योरिटी के बाद भी उसके अंदर स्मगलिंग हो रही है करोड़ों डॉलर्स की, तो फिर आप खुद ही समझ सकते हैं कि किसी न किसी की मुआवनत तो शामिल। किसकी है, आई लीव इट टू योर इमेजिनेशन। आगे चलते हैं।
आगे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सदर ट्रंप को जो उन्होंने लोगों के वीज़ाज कैंसिल करके उनको निकालना शुरू किया था मुल्क से उस पर एक फेडरल जज ने स्टे ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट जो जजेस थे उन्होंने गालिबन 8 जजेस ने अब उसका वो जो स्टे ऑर्डर है वो वकेट कर दिया है और सदर ट्रंप को इजाज़त दे दी है कि वो लोगों को बेदखल कर सकते हैं मुल्क से, लेकिन प्रोवाइडेड कि डिक्लेयर करें पहले कि वो जिस मुल्क के शहरी हैं उनके साथ अमेरिका जंग में है, पहली चीज़, या वो लोग जो हैं वो दहशतगर्द हैं जिनको निकालना है, या वो मुल्क की सलामती के लिए ख़तरनाक हैं, तो फिर उनके वीज़ाज कैंसिल करके भेजे जा सकते हैं। लेकिन अदालत ने साथ ये कहा है कि ऐसे उठा के नहीं आप फेंक सकते, आपको उन्हें नोटिस देने पड़ेंगे और उसके साथ साथ उन्हें अपील का हक अदालत में देना पड़ेगा और आपको ये साबित करना पड़ेगा अदालत में कि वो वाकई दहशतगर्द हैं और जिस मुल्क के शहरी हैं उनके साथ अमेरिका की जंग हो रही है। इस तरह के मामलात हैं, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ भी कैंसिल हुए हैं। ये जो वीज़ाज़ हैं ये सारे इजराइल से रिलेटेड, वो जो प्रोटेस्ट हुए थे उससे रिलेटेड हैं, जिनके वीज़ाज़ कैंसिल हुए हैं और उनको शायद डिपोर्ट किया जा रहा है। एक ये खबर थी। फिर स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अमेरिका की, उसके अंदर बहुत भूचाल आया हुआ है। कोशिश करेंगे आज, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज के दिन और भी भूचाल आना है, क्योंकि सदर ट्रंप ने 104%, जी हाँ 104% ड्यूटी उन्होंने लगा दी है अब चाइना के ऊपर। पहले 34 लगाई थी, फिर बढ़ाई, आगे से चाइना ने लगा दी, उन्होंने डबल कर दी, अब 104% हो गई है, जिसकी वजह से 104% की वजह से एप्पल के शेयर्स बिल्कुल बेड़ा गर्क हो गया, क्योंकि वो उनकी सारी मैन्युफैक्चरिंग या ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग वहाँ है। और $6 ट्रिलियन अमेरिका की जो स्टॉक एक्सचेंज है वो लूज़ कर गई है, तबाही निकल गई है अमेरिका की पूरी स्टॉक एक्सचेंज की। देखते हैं ये सब कुछ क्या होता है। मुझे लग रहा है आज का दिन जब अमेरिका में, मतलब बुध का दिन जब अमेरिका में होगा, तो मज़ीद स्टॉक एक्सचेंज जो है वो क्रैश करेगी, और मुझे लगता है, आई कैन बी रॉन्ग, और देखते हैं कि अब आने वाले दिनों में ये सब कुछ क्या होता है। लेकिन ये मेजर एक सेटबैक है। यूरोपियन कंट्रीज़ भी बड़ी परेशान है, क्योंकि यूरोपी शराब के ऊपर सदर ट्रंप सोच रहे हैं कि 200% के करीब ड्यूटी लगा दी जाए। अब देखते हैं उनका भी क्या बनता है। लेकिन ओवरऑल अमेरिकी जो इकॉनमी है उसके लिए भी मामलात बड़े ख़तरनाक हैं, और ओवरऑल तमाम सिनारियो जो है वो बड़ा ही मुश्किल हो रहा है एक इकॉनमी वाइज। बहुत लंबा वीलॉग था, लेकिन दोनों तीनों टॉपिक बड़े इंपॉर्टेंट थे, इस पर से मैं गुजर नहीं सकता था। अगले दिन जाहिर है फिर नए टॉपिक्स आ जाते हैं, ज़ोर लगता है बड़ा, इस पर पढ़ना भी पड़ता है, बड़ी तहकीक करनी पड़ती है अपनी औकात के मुताबिक, और फिर रिकॉर्डिंग में भी बहुत ज़ोर लगता है इसका। तो ये शौक़ नहीं होता मुझे लंबा वीलॉग करने का। आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं शॉर्ट किया करें इसे, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि उन पर फिर मरबूत तरीके से बात करनी पड़ती है। और एक और भी बात ज़हन में रखिएगा कि जो व्लॉग देखने वाले हैं वो बड़ी डाइवर्स पॉपुलेशन होती है। आप में से कुछ हैं जो सिर्फ 5 मिनट सुनना चाहते हैं और मोटी मोटी बात सुनना चाहते हैं, आप में से कुछ हैं जो 12 मिनट सुनना चाहते हैं, आप में से कुछ हैं जो तफसील के साथ चीज़ों को समझना और सुनना चाहते हैं। सभी को मद्देनज़र रख के ये चीज़ प्लान करनी होती है। मेरा मकसद जो है वो शोबदेबाजी नहीं है, आपको एक्साइटमेंट बेचना नहीं है। मेरा मकसद ये है कि जो मुझे दुरुस्त या गलत लगता है वो आपके सामने अपनी ज़ुबान में, अपने बयान में रखने की कोशिश करूं, और चीज़ें आपके लिए निखार के पेश करने की कोशिश करूं जितनी मेरे में वसातत है। उम्मीद है इस व्लॉग को कोई भी दिल पर नहीं लेगा, ये नहीं सोचेगा कि हमने किसी को अक्यूज़ किया है। मकसद हमारा बेहतरी है, और ये मकसद है कि इमरान खान किसी भी सूरत जल्द से जल्द जेल से रिहा हो सके। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।